बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहला चरण, दूसरे चरण में मतदान के बाद मतगणना के बाद रुझान सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते रिजल्ट सामने जो आ रहा है उसमें कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन है। चूंकि अब नतीजे सामने आना शुरू होंगे बिहार में चुनाव के लिए जो वोट दिए गए हैं, उसके बाद अब नतीजों की तफ्तीश की जा रही है। चूंकि नतीजों को परखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह रही कि कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया गया। चूंकि बिहार में 243 सीटों पर वोट पड़े और ऐसे में बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार बनी और एग्जिट पोल के दौरान हालांकि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना कि एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक एग्जिट पोल के नतीजों में सच्चाई में बहुत अंतर होता है और ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष अपनी जीत का दावा करते हुए जरूर नजर आई। लेकिन जो रुझान सुबह से सामने आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। हालांकि अगर ताजा आंकड़ों का जिक्र करें तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 204, महागठबंधन 33 और अदर्स के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में भी आरजेडी के पास 25 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें, लेफ्ट के पास 2 सीटें, जबकि वीआईपी और अदर्स के खाते में अभी खाता भी नहीं खुला। वहीं एनडीए का जिक्र करें तो बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं। इसके अलावा एलजेपी 19 और हम 5 और आरएलएम 4 सीटों पर काबिज है। बिहार में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। चूंकि जिस तरह से बिहार में चुनावी समर को दर्शाया गया, जिस तरह से कांग्रेस जनता के बीच पहुंची और जनता से वोट की अपील की, जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। क्या वजह रही कांग्रेस के इस प्रदर्शन की? क्यों जनता ने कांग्रेस को बिहार से नकार दिया, बिहार में नकार दिया, बिहार में कांग्रेस को हताशा हाथ लगी? एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस अब सिर्फ 4 सीट पर आगे चल रहा है। बिहार में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। बता दें कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि 1951 के बाद बिहार में इस बार सबसे ज्यादा वोट पड़े। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था क्योंकि बिहार में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई, इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। बिहार में लंबे अरसे के बाद, काफी अरसे के बाद इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बड़ा उछाल देखा गया। पहले चरण का जिक्र करें तो 64% से ज्यादा, लगभग 65% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में 68% मतदान हुआ। क्योंकि मतदान को लेकर के कहा यह जा रहा था कि जब वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है तो अमूमन ऐसा होता है कि जनता बदलाव के मूड में होती है। लेकिन अब जो नतीजे निकल करके सामने आना शुरू होंगे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील हुए तो बिल्कुल ये बात को सिरे से खारिज किया जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है वो बदलाव का मूड नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जनता उसी व्यक्ति पर दोबारा मोहर लगाने के मूड में होती है जो लंबे समय से सत्ता पर होती है। चूंकि एनडीए को 204 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन के खाते में 33 और अदर्स के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, तो इस बार बम्पर वोटिंग से आप साफ तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि एक बार जनता ने फिर से नीतीश कुमार के सुशासन पर मोहर लगा दी है। ललित जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर बने हुए हैं। ललित जी, बिहार में अमूमन ऐसा होता है, न सिर्फ बिहार में बल्कि कई राज्यों में हमने देखा जब चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में उतार चढ़ाव होता है तो इस बात का आकलन किया जाता है कि शायद इस बार जनता बदलाव के मोड में है। लेकिन अगर हम बिहार की स्थिति देखें, बिहार की तस्वीर देखें तो एक बार जनता ने फिर से नीतीश कुमार पर मोहर लगाई है तो इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि जो वोटिंग परसेंटेज में उतार चढ़ाव सिर्फ बदलाव का ही रूपरेखा नहीं तय करता बल्कि उस व्यक्ति पर दोबारा से मोहर लगाने के लिए भी पुख्ता कर देता है जो व्यक्ति लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज भी वही बता रहा है और सीटों की संख्या भी वही बता रही है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए को 204 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है, उनके वादों पर जनता ने मोहर लगाई है और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था जनता से उस पर मोहर लगाई है, साथ ही जो काम डिलीवर करके दिया है उस पर भी मोहर लगाई है। तो ये अपने आप में प्रगति काफी इंपॉर्टेंट है कि 20 साल के शासन के बाद भी अगर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है तो इसका मतलब वो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत बड़ा बम्पर मैंडेट मिला है वो अपने आप में इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो महागठबंधन जिसे नहीं कर पाया और बीजेपी वो कर पाई है। या नीतीश कुमार का चेहरा
वो लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हुआ है, जिसके दम पर ये पूरा मैंडेट आया है। बिल्कुल ललित जी, एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है जो अपने आप में नतीजों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो इस बार के मतदान में पुरुषों की हिस्सेदारी थी वो लगभग 63% रही और महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 72% रही। कुल मिलाकर के महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा रहा, जो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ा प्रभावित करने वाला रहा। बिल्कुल, जो आपने वोटों का आंकड़ा बताया वो तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया रहा ही है, लेकिन प्रगति एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा जी कि एक एनालिसिस तो ये है जो आपने बताया, और दूसरा एनालिसिस ये भी है कि जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई थी जी उस बम्पर वोटिंग को लेकर एक डाउट बना हुआ था कि आखिरकार ये बम्पर वोटिंग किसके फेवर में जा रही है। जी तो वो बम्पर वोटिंग भी जो है इस तरीके से ये माना जा सकता है कि वो बीजेपी के पक्ष में गई है, और इससे पहले जो एनडीए जो 150 के आसपास हुआ करता था या उससे तकरीबन कम हुआ, बिल्कुल मैंडेट के पास हुआ करता था, उसको जो 200 सीटें मिली हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने जो वादा किया था, उस पर जो है एक तरीके से मोहर लगी है। और मोहर लगने के साथ ही लोगों ने भरोसा जताया है कि आखिरकार जो उनकी नीतियां चल रही है, जो उनके वादे चल रहे हैं, जो उनकी प्रॉमिस किए हैं, वो बिल्कुल सही थे और जनता से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर ये भी एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से पूरे नतीजे निकलकर सामने आए हैं, बीजेपी जीती है और थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ललित जी, अगर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव याद हो तो चुनावी बयार से ठीक पहले चुनावी समर की जब शुरुआत हुई थी, तो चुनाव जब मतदान होना था उससे ठीक पहले महतारी वंदन योजना और लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक उसी की तर्ज पर बिहार में भी एक योजना की शुरुआत की गई जिसे रोजगार योजना का नाम दिया गया, जिससे महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सशक्त करने के बाद जनता का लाभ पहुंचा सरकार को, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है बिहार में चुनावी जीत की। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने या एनडीए ने अपनी जो रणनीति बनाई कि महिलाओं को 10,000 रुपए देना, उनको उद्यम के लिए लोन देना और वो भी क्रेडिट फ्री लोन देना, इस तरीके से ब्याज मुक्त लोन देना, ये अपने आप में बड़ी बात थी और इसमें बड़ा एक तरीके से बड़ा रोल अदा किया। महिलाओं को ये लगा कि ये सरकार जो है उनके भविष्य के लिए सोच रही है, उनके लिए सोच रही है। तो ये बदलते हुए बिहार की और मखाना बोर्ड का जो ऐलान किया गया बिहार के मखाने को लेकर, इसको लेकर भी लोगों में विश्वास पैदा हुआ और नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी जो है और एनडीए जो है वो 200 प्लस सीट पर खड़ी है और उसके आसपास भी कोई भटकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से, चूंकि इस बार अगर हम रैलियों का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव ने 85 से ज्यादा रैलियां की हैं बिहार में, लेकिन बावजूद इसके आरजेडी महज 27 सीटों पर फिलहाल सिमटी हुई है। क्या तेजस्वी यादव को अपने परिवार की में जो राजनीति का जो दंश है वो झेलना पड़ा, या जो परिवार में जो परिवारवाद की स्थिति है उसका दंश झेलना पड़ा, या जनता ने जिस तरह से लालू परिवार का राज देखा था, राबड़ी देवी का राज देखा था, अब वो तेजस्वी राज नहीं देखना चाहते, इसका दंश झेलना पड़ा? देखिए, मैं राजनीति के लिए थोड़ा जानकार है, उन लोगों की बात को अगर बताऊं तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने जंगल राज को फेस किया था लालू प्रसाद यादव के समय में, उन लोगों को कहीं ना कहीं आज जिन लोगों ने उस वक्त फेस किया, जिन्होंने उधर फेस किया था, आज उनकी उम्र कोई 35 से 40 साल के बीच में है और हर परिवार में तकरीबन 2 से 3 मतदाता है। तो वो आदमी जिसने फेस किया है वो आज अपने बच्चों को भी ये बता रहा है कि उस वक्त जंगल राज में क्या हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे भी आश्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नतीजे से, क्योंकि उन्होंने भी जो है बीजेपी का साथ दिया है, डेवलपमेंट का साथ दिया है और जिस तरीके से विकास की जो बात कही गई उसका साथ दिया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी है और एक कहा जाए कि लोकतंत्र की एक तस्वीर भी है, जिसमें आप विकास की बात करते हैं और विकास की बात करते हुए आपको अच्छा बम्पर वोट मिलता है, जबकि आप एक तरफ दूसरी तरफ जाओ, कई जगह हमने देखा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरीके से गाली गलौज हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा फैलता रहा है। इसलिए एक नेगेटिव कैंपेन की इमेज
महागठबंधन पर लगाई। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उस नेगेटिव कैंपेन में बीजेपी जो है 200 के पार जाती हुई दिख रही है, एनडीए 200 के पार जाता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी जो है, जो महागठबंधन है, वो 38, 40, 30 के आसपास सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ललित जी, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने हालांकि एग्जिट पोल को नकार दिया था, लेकिन जो अब रुझान जो सामने आ रहे हैं, जो अब तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी महज कम सीटों पर सिमट गई है। आरजेडी के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, आरजेडी के भविष्य पर भी सवाल खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सीटें घटी हैं, वो सीटें अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ऐसी गलती की है जो जनता को पसंद नहीं आई और जनता ने उनको इस तरीके से पनिशमेंट दिया है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो ये मैंडेट है, ये मैंडेट बीजेपी की जीत का नहीं, ये बीजेपी की नीतियों पर मोहर के साथ साथ महागठबंधन के नेता और नीतियों से नाराजगी भी है, जो कि जनता ने एकदम खुले तौर पर जाहिर की है। और इसी का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि इस तरीके से महागठबंधन 50 तक भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी अकेले जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो 140 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो 140 में से अगर वो 30 सीट जीतती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, और उन्हें अपनी नीतियों और नेताओं के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से जब चुनाव प्रचार चरम पर था, उस दौरान ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि युवाओं को मौका दिया जाए, अगर युवा सत्ता की चाबी संभालेंगे तो शायद देश का भविष्य, बिहार का भविष्य ज्यादा बेहतर होगा। क्या बड़ी वजह रही कि तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया? देखिए, तेजस्वी यादव को जनता ने इसलिए नकारा क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार तेजस्वी यादव जो है वो इससे नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो वो उनके वहां पर जंगल राज का मुद्दा जो था, वो जंगल राज का मुद्दा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, और उस जंगल राज के मुद्दे ने उनको काफी डेंट किया। और बीजेपी पूरे चुनाव में अपनी विकास की योजनाओं के साथ साथ जंगल राज को बोलती, जंगल राज का नारा दे रही थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और अब देखना होगा कि इस बार जो है जब जंगल राज की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो डिलीवर करना है। अपने सुशासन की जो बात कह रही है, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात जो कर रही है, वो सब कुछ जो है इस तरीके से पूरा करना होगा, तभी जो है एक तरीके से उसका वादा जो है वो पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल ललित जी, चूंकि अगर हम तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहे हैं, महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस दौरान वोटों का जो वोट शेयरिंग जो हुई थी, जो वोटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा जो हुआ था, सीटों की शेयरिंग जो हुई थी, वो भी एक बड़ी वजह है कि जनता का समर्थन इतने बड़े लेवल पे नहीं मिल पाया? देखिए, हाँ बिल्कुल, एक तरीके से सीटों का बंटवारा एनडीए में काफी सोच समझ कर हुआ। चिराग पासवान को 29 सीटों दी गई इस बार, जबकि पिछली बार वो काफी कम सीटों पर चुनाव लड़े थे। और इस बार उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वो कोई आप अगर देखा जाए तो वो 21 से 22 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये काफी एक अगर देखा जाए तो दिलचस्प आंकड़ा है। उनकी परफॉर्मेंस भी सुधार हुआ है और ये एक तरह की जो सुनामी चली है, इस सुनामी का फायदा जो है सबको मिला है। वो तेजस्वी यादव को भी फायदा मिला है, वो बीजेपी को भी फायदा मिला है और वो जेडीयू को भी फायदा मिला है। निश्चित रूप से जेडीयू का जिक्र करें तो इस बार चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं पार्टी को संजीवनी दी है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग है बिहार के अंदर, वो उससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, और ये भी एक बड़ी वजह जो एनडीए के खाते में बहुमत जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान ने जो सूत्र बता रहे हैं, जो इनकी पार्टी जो इनकी राजनीति को कवर करते रहे लंबे समय से, उनका मानना है कि चिराग पासवान ने ग्राउंड पर काफी काम किया, और ये तब से उन्होंने काम करना शुरू किया जब से उनके चाचा ने पूरी पार्टी को तोड़ दिया था। और इस वक्त चिराग पासवान को जो है अपने पिता के सिंबल के लिए भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हालांकि आज उनके चाचा की स्थिति क्या है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक अच्छा कमबैक किया है और 21 विधायकों के साथ वो अब एक मजबूत पोजीशन में है। 21 से 22 विधायक उनके अभी फिलहाल पहली में आगे बने हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब लेकिन देखना होगा कि वो आने वाले समय में अपने ग्राउंड वर्क को कितना और आगे लेकर जाते हैं,
और जो मुख्यमंत्री के सवाल पर वो अक्सर कहा करते थे, चुप्पी साध जाया करते थे, वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस बार अब क्या उनको कुछ महत्वपूर्ण चीज हाथ लगने वाली है, क्या उनको नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण और खास बात है जी। बिल्कुल ललित जी, चूंकि घोषणा पत्र में कई वादे किए गए जनता से, दोनों ही पक्ष की तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही गठबंधन की तरफ से, लेकिन ऐसे में अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के पास एक बार फिर से मौका, जो वादे किए गए जनता से उनको धरातल पर उतारने का। कौन से ऐसे वादे जो सबसे पहले पूरे किए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वादे किए हैं उनमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात है, इसके अलावा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात है, लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने की बात है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं को काफी एक तरीके से टच किया है। और आप एक बात और को भी समझिए प्रगति, कि अगर किसी गांव में एक भी लखपति दीदी बन जाती है तो निश्चित तौर पर उस पूरे गांव का मनोबल बढ़ जाता है, और पूरे गांव का मनोबल कुछ ऐसा बढ़ता है कि आप ये कह सकती हैं कि लोग काफी प्रेरित होते हैं। और जो महिला बनी है लखपति, अगर वो उसका क्रेडिट सरकार को देती है तो ये सरकार के लिए एक तरीके से विन-विन सिचुएशन होती है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है इस पूरे लखपति दीदी के अभियान को आगे बढ़ाया जाता है। सरकार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर भी हाल में नीति लेकर आई है। मखाना बोर्ड को लेकर काम करना है। मखाना बोर्ड, जो मखाना पैदा करने वाले किसान है बिहार में, जिनकी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको लेकर भी काम होना है। अब कैसे बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी अब आगे किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आप नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौट रहे हैं आपके पास।